देखो रिकॉर्डिंग है, मैसेज कैसे और स्क्रीन शेयर है। यस। अच्छा देखो, हम लोग का एनपीओ जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस 3 क्वेश्चंस बाकी है, वो हमें करना है। जैसे कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 और एक है इलास्ट्रेशन 8। 3 वाला हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 से करते हैं और इलास्ट्रेशन 8 को एंड में कर लेंगे। तो यहाँ पर बोला है, देखो, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लायन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है 31 मार्च 2022 का। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस जैसे कैश या बैंक से स्टार्ट होता है, तो कैश भी है, बैंक भी है, सब्सक्रिप्शन है, इंट्रांस, ये सारी चीज दिए हुए हैं और एंड में कैश एंड बैंक दिख रहा है। द एसेट एंड लाइबिलिटीज एज ऑन 1/4/21, मतलब ओपनिंग एसेट और लाइबिलिटी जो है, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स दिख रहा है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड इंश्योरेंस, सन्ड्री क्रेडिटर सब्सक्रिप्शन, एंट्रांस डोनेशन, रिसिप्ट पेंडिंग, मेंबरशिप, ग्रेचुइटी फंड, ये सब दिया हुआ है। और बहुत सारा एडजस्टमेंट है, हम लोग को प्रिपेयर करने बोला इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। और जो भी नेसेसरी वर्किंग है वो करने के लिए बोला है। तो एडजस्टमेंट में किन बातों पे एडजस्टमेंट है वो देख लो, मतलब वो ध्यान में रखना है। लाइक सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है, ये रहा, ये दोनों ही सब्सक्रिप्शन रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो यानी जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे तब हमें डेटा एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने बोला है कि सब्सक्रिप्शन को ऑलवेज अकाउंट बनाओ, तो हम लोग अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, सैलरी इलेक्ट्रिसिटी, तो सैलरी इलेक्ट्रिसिटी पे एडजस्टमेंट है, ये दिमाग में रखना है। अब देखो एग्जाम में दिमाग में नहीं रखना होगा, वो मैंने फाइनल अकाउंट्स में बोला था। जैसे तुम लोग को दिखा सैलरी में, ऐसे एक पॉइंट लगा लो। ठीक है, ऐसे एक छोटा सा पॉइंट लगा लो तो याद रहेगा। ऐसे एक छोटा सा पॉइंट लगा लो कि ये सब में एडजस्टमेंट है, तो फिर हमें एक लाइन जगह छोड़ के लिखना चाहिए। फिर एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह पे पुट होगा, वो भी याद रखना है। ठीक है, फिर 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन कैपिटलाइज करना है। देयर वाज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31 मार्च 2022। बोल रहे 31 मार्च 2022 तक मेंबरशिप फीस कोई भी बाकी नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ द एसेट नेट ऑन 1/4/2021 10,000। एसेट का बोला है कि ओपनिंग एसेट 10,000 है, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन एसेट। ए सम ऑफ 20,000 रिसीव्ड ऑन October 2021 एज entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification. The refund was made on 3rd of June 2022। तो किसी से इन्होंने एंट्रेंस डोनेशन लिया हुआ था 20,000 का, बट ये क्लब उस 20,000 को वापस कर देने वाला है, क्योंकि एंट्रेंस डोनेशन का जो क्राइटेरिया था वो ये पर्सन फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इनका कहना है कि हम लोग ये पैसा वापस कर देंगे। तो अगर वापस कर देंगे, लेके रखा है तो लाइबिलिटी है। जैसे मैंने किसी से पैसा लिया और मुझे लग रहा है कि मुझे उसको वो पैसा वापस कर देना है, मुझे वो उनको सर्विस देना नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मुझे नहीं देना है तो हम बोलेंगे हम वापस कर देना चाहते हैं। तो अगर हम वापस कर देना चाहते हैं तो जिसका पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है वो लाइबिलिटी हो जाएगा, सेम यहाँ पर। ठीक है, और कब रिफंड किया गया, 3rd of June 2022, मतलब फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद जो है मतलब रिफंड किया गया, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स कब बना है, 31 मार्च को बनेगा। ठीक है, और जून 31 मार्च 2022 को बनेगा, जबकि ये रिफंड किया जा रहा है 3rd of June को। फिर बोल रहा है परचेज में ड्यूरिंग द अमाउंट, मतलब परचेज हुआ है 15 लाख। अब परचेज होने का मतलब ये लोग कुछ ट्रेडिंग करते होंगे, मतलब कोई भी चीज का बिजनेस करते हैं, इसीलिए बोल रहा है इन्होंने परचेज किया है 15 लाख का। अब क्या चीज का बिजनेस करते हैं, यहाँ पर सारा डिटेल्स पढ़ने से ना पता चलेगा। जैसे ये कुछ रिसिप्ट एट कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, मतलब इस तरीके का जो यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो आगे पढ़ के देखते क्या बिजनेस करते हैं। तो इन्होंने कुछ परचेज किया है 15 लाख का, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और उसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 2,10,000। मतलब जो भी गुड्स का ये बिजनेस करते हैं वो परचेज किया है 15 लाख, उसका क्लोजिंग स्टॉक है 2,10,000। फिर बोल रहा है द क्लब एज मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल परचेज मेड ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉकरी
कटलेरी ग्लास एंड लाइनेन इन द ईयर ऑफ परचेज। तो बोल रहा है कि ये इस क्लब का एक पॉलिसी है, एक सिस्टम है कि जिसमें ये लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिखाते हैं, अगर कोई क्रॉकरी खरीदते, मतलब वो मिट्टी का बर्तन, कटलेरी वगैरह, ग्लास, लाइनेन, ये सारी चीज को जो है ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज करके दिखाएंगे, ऐसा बोला है। ठीक है, तो जब भी ये सारे खर्चे हमें दिखेंगे, ये सब खरीदने का खर्चा, तो फिर हम लोग वो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, जिसमें से ये वाला देखो, ये वाला क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है एडजस्टमेंट के रूप में, है ना, ये एक इंफॉर्मेशन है कि ये हमें ये सारे आइटम को इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना चाहिए। तो पहले हम लोग जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ लायन क्लब, income and expenditure account for the year ended 31st March 2022। एक्सपेंडिचर, इनकम। पेज खत्म हो गया, इतने जगह पे पता नहीं बनेगा, पीछे भी जगह रख लो। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2022। लाइबिलिटी, एसेट। अच्छा, अब एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग रिसिप्ट पेमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का। तो ओपनिंग कैश और बैंक, तो पहला बात है कैश और बैंक दोनों जो है ये मेरे बैलेंस शीट का पार्ट होता है। ठीक है, अब ओपनिंग है तो ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में जाना चाहिए। क्या हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि টোটাল हम ইনকাম लोगों के করলে হয়ে पास। যাবে ম্যাম। हाँ बोलो। টোটাল ইনকাম যদি আমি ফেলাই, ঠিক আছে। तो टोटल इनकम। হ্যাঁ মানে ক্যাশ প্লাস ব্যাংক প্লাস সাবস্ক্রিপশন, তারপরে ওই যেটা ডোনেশন যেটা রয়েছে, ইন্টারেস্ট রিসিভ, সেলস অফ ওই অ্যাসেটস, এগুলো যদি সব ইয়ে করে নিই তাহলে তো হবে। তাহলে কি হবে মানে? মানে আমি বলতে চাইছি যে টোটাল ইনকামটাকে এক করে নিতে চাইছি, মানে ক্যালকুলেট করে নিতে চাইছি, তারপর ওরকম টোটাল করলে তো পেমেন্ট। হবে না, কারণ ইনকাম এক্সপেন্ডিচার তো তোমার মানে ডিউরিং দ্য ইয়ার এর হয় না। মানে তোমার তো ইনকাম এক্সপেন্ডিচার তো এরকম নয় যে আমি টাকা পেলেই লিখে দিতে পারবো। একটা সেকেন্ড ওয়েট করো তো, কি হয়েছে আমার এখানে, এক মিনিট।
ঠিক আছে। হ্যাঁ, তুমি যেটা বলছিলে ওরকম ভাবে আমরা করতে পারবো না, এই কারণেই করতে পারবো না কারণ ইনকাম এক্সপেন্ডিচারে তো আর আমি শুধু টাকা রিসিভ করলে দেখাতে পারবো না, ওটা তো রিসিভ পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট হয়। ইনকাম এক্সপেন্ডিচারে তোমাকে ডিউরিং দ্য ইয়ারের খরচা দেখাতে হয়। আর ক্যাশ ব্যাংক তো ব্যালেন্স শিটের আইটেম, যেটা যেখানে সেটা সেখানেই দেখাতে হবে না। ব্যালেন্স শিটে তুমি ক্যাশ ব্যাংক দেখাবে, সব একসাথে অ্যাড করে তো আমাদের কিছু লাভ নেই। অ্যাসেট অ্যাসেটে যাবে, লাইবিলিটি লাইবিলিটিতে যাবে না। हाँ मैम। तो यहाँ पर देखो हम लोग का ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें कैपिटल फंड पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कैपिटल फंड अवेलेबल नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश और बैंक, तो ये लिख देते हैं। 10,000 और 3850। अच्छा, फिर सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, तो सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट था तो उसका भी हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेंगे सब्सक्रिप्शन बोल के। एक तो दाना। ठीक है, ठीक है। वर्किंग नोट 2 इसमें बनेगा सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है तो फिर क्या लिखेंगे, बाय कैश या बैंक 2,02,750। फिर इसके बाद एंट्रांस डोनेशन। अब एंट्रांस डोनेशन जो है उस पे एडजस्टमेंट था। तो एंट्रांस डोनेशन में एडजस्टमेंट जो है कुछ इस तरीके से था कि कुछ कैपिटलाइज्ड होगा कुछ नहीं होगा। एक बार वो पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या बोला था। एंट्रांस डोनेशन 50% कैपिटलाइज्ड करना है तो बाकी नहीं करना है, तो एडजस्टमेंट है मुझे याद था, ठीक है। तो हम लोग एंट्रांस डोनेशन को रिसिप्ट साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर। बाई, अच्छा सब्सक्रिप्शन इधर भी लिखना पड़ेगा। ये सब्सक्रिप्शन वो मैंने वर्किंग नोट तो बनाया है क्योंकि एडजस्टमेंट है, तो यहाँ भी लिख दिया बाई सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसका वर्किंग नोट 2 लिखेंगे और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसे पुट कर देंगे। फिर बाई डोनेशन, ठीक है। डोनेशन का भी हम लोग चाहे तो वर्किंग नोट बना सकते हैं। देखो, वर्किंग नोट जितना चाहो बनाओ, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन ज्यादा बनाने से क्या होगा, टाइम ज्यादा लगता है और कुछ नहीं। और बाकी किसका वर्किंग नोट बनाना चाहिए, देखो जिसका एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा वो सभी का वर्किंग नोट बन सकता है, नो इशू, ठीक है। लेकिन हम लोग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ज्यादा बना लेंगे तो हमारे लिए समय जो है ज्यादा लग जाएगा। बाकी ये हम बना लेते हैं। देखो यहाँ पर बोला है एंट्रांस डोनेशन 1 लाख रिसीव हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं डोनेशन बोल के, एंट्रांस डोनेशन। तो डोनेशन रिसिप्ट को हम लोग लिख लेंगे बाय बैंक। इसमें क्योंकि 2-3 एडजस्टमेंट था, ठीक है, एक मेंबरशिप फीस वापस ये सब, तो इसीलिए इसका अकाउंट बना रहे हैं, अदरवाइज नहीं भी बनाएंगे। सिर्फ अगर कैपिटलाइज्ड वाला बात होता, नहीं भी बनाते तो चलता, जितना बैलेंस शीट में देना है कैपिटलाइज्ड होकर बैलेंस शीट में दे देते, बाकी मेरा जो है इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाता। फिर बोला है इंटरेस्ट रिसिप्ट 58,000, तो इंटरेस्ट रिसिप्ट मेरा इनकम साइड में चला जाएगा, इसमें भी एडजस्टमेंट था तो इसको भी लिख लेते हैं बाई इंटरेस्ट। इसमें भी एडजस्टमेंट था तो मैंने एक लाइन जगह रख देना है। फिर बोला है सेल ऑफ एसेट, तो एसेट बेच के जो पैसा आता है वो रिसिप्ट साइड में जरूर दिखाते हैं, बट इनकम एक्सपेंडिचर में थोड़ी ना एसेट का सेल वैल्यू दिखाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या दिखाते हैं बोलो, पीएल में जो दिखाते हैं वही दिखाते हैं। क्या दिखाना चाहिए, जब एसेट सेल करते हैं तो एंट्री क्या होगा, एसेट सेल करने से एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, ठीक है, एसेट चला गया तो टू एसेट हो जाएगा। और प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो 2
पीएल होता है तो यहाँ टू इनकम एक्सपेंडिचर होगा, पीएल के जगह लॉस हुआ तो पीएल डेबिट होता है तो यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट होगा। तो एक्चुअली एसेट सोल्ड आउट करने से उसका प्रॉफिट या लॉस इनकम एक्सपेंडिचर में आता है, उससे मिलने वाला पैसा जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। तो ये मेरा थोड़ी ना प्रॉफिट या लॉस है, ये तो मेरा वो अमाउंट है जो मैंने रिसीव किया है एसेट को बेच के। तो अब एसेट को बेच के प्रॉफिट है या लॉस, ये जब तक हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तब तक हम इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाएंगे कि मेरा मतलब क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो हम एक एसेट का भी अकाउंट बना लेते हैं, इसीलिए मतलब वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पर। तो वर्किंग नोट नंबर 4, फिक्स्ड एसेट। अच्छा, फिक्स्ड एसेट हो गया। फिर यहाँ पर फिक्स्ड एसेट ये जो है बेच दिया गया है 8000, तो इसका एंट्री क्या होगा? बेचने से बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट या कैश अकाउंट डेबिट, तो बाई बैंक हो जाएगा मेरा 8000। ये एंट्री मैंने यहाँ पर लिख दिया, बट ये हम लोग अभी रिसिप्ट पेमेंट सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये वाला वैल्यू मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में जाने वाला नहीं है। फिर है मिसलेनियस इनकम 9000, तो मिसलेनियस इनकम में किसी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं था, हम लोगों ने क्वेश्चन रीड किया तो ये डायरेक्टली आउटर कॉलम में चला जाएगा बाई मिसलेनियस इनकम बोल के। बाई मिसलेनियस इनकम 9000। अच्छा, फिर रिसिप्ट एट कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट। ठीक है, तो ये जो है ये सब इनका इनकम हुआ है। ठीक है, ये सब इनका इनकम हुआ है ये सारे सेक्टर से। तो इन्होंने ये सारे सेक्टर्स के लिए ही वो जो परचेस था ना कि इन्होंने परचेस किया, इतना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये उसी का ही डेटा है कि रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब ये सारे सेक्टर से इन्होंने रिसिप्ट किया है। तो इसका हम लोग एक अकाउंट बना लेंगे, जैसे लास्ट क्लास में किया था ना कि अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोगों ने वो कॉलेज स्टोर का अकाउंट बनाया था, वैसे करके यहाँ पर भी हम लोग बना लेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रिसिप्ट्स फ्रॉम, क्या क्या है, रिसिप्ट फ्रॉम कॉफी रूम 10,70,000। मतलब ये सब इनकम का सोर्स है। ठीक है, ये सब बेच के इन्होंने इनकम किया है। सॉफ्ट ड्रिंक 5,10,000, स्विमिंग पूल 80,000, टेनिस कोर्ट 1,02,000। तो टोटल जो है पता चल जाएगा कितना हो रहा है। तो एक बार टोटल करो तुम कैलकुलेटर, तब तक होता है। 17,62,000। ये क्या हो गया? ये रिसिप्ट, यानी इसको बोल सकते हो कि ये सेल है, इसको सेल भी बोल सकते हैं। इन्होंने ये सेल करके अर्न किया है। अच्छा, इससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। मतलब ये वर्किंग नोट अभी देखो तो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर सैलरीज है, तो सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी में आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, तो सैलरी दिखा देते हैं। टू सैलरीज, सैलरीज और इलेक्ट्रिसिटी में आउटस्टैंडिंग था तो मुझे याद है, तो ये 1,20,000 यहाँ पर इनर कॉलम में लिखेंगे और यहाँ पर एक लाइन जगह रखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग का डेटा लिखने के लिए। अच्छा, क्रेडिटर कहाँ आता है? 15,20,000। तो क्रेडिटर को ये क्या है? ये क्रेडिटर का बैलेंस नहीं है, ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का क्रेडिटर है। मतलब क्रेडिटर को हम लोगों ने 15,20,000 पे किया है।
तो 15,20,000 पे किया है। अब क्रेडिटर को पे किया है वो तो देखो मेरा पेमेंट में आ गया, लेकिन मुझे क्रेडिटर कहाँ दिखाना है? बैलेंस शीट में, क्योंकि मुझे तो दो ही अकाउंट बोला, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट में क्या दिखाते? क्रेडिटर का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये जो डेटा दिया है मतलब क्रेडिटर का शायद हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़े, तो इसका भी हम एक वर्किंग नोट बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्रेडिटर। अगर चाहिए होगा तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी लिख नहीं सकते हैं कहीं और। तो दो जो अकाउंट हमें बनाने के लिए बोला, एक बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को ऐसे अकाउंट नहीं बोलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर। तो ये क्रेडिटर का क्या लिखेंगे? टू बैंक या कैश, की हम लोगों ने क्रेडिटर को पेमेंट किया है 15,20,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज। तो ये सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, ये सब तो खर्चा है, तो ये सब हमारा कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 40,000। अलग अलग लिखना पड़ेगा, अलग हाँ, अलग ही बोल रहे हो। प्रिंटिंग एंड पोस्टेज 40,000 है। और पोस्टेज है 40,000। अच्छा। প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারি হচ্ছে 70,000, 70,000। अच्छा, और पोस्टेज है 40,000। हाँ, पोस्टेज है 40,000। टेलीफोन एंड टेलेक्स इस पे भी नहीं था, 52,000। 52,000। सिर्फ टेलीफोन लिख दिया, ठीक है। 52,000। इसके बाद खर्चा है रिपेयर मेंटेनेंस, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 48,000 टू। 48,000। हाँ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अच्छा। इसके बाद है ग्लास एंड टेबल लाइनिंग, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है? तो ये जो ये है ये, एक्सपेंडिचर है। अच्छा रुको, तो फिर क्या हो गया पता नहीं, एक सेकंड रुको। चलो देखो। हम्म, ये वाला बोला है रिपेयर मेंटेनेंस, अच्छा। फिर बोला है ग्लास एंड टेबल लाइनिंग, क्रॉकरी एंड कटलेरी, ठीक है। ये जो 12,000 और 14,000 है, ये फिर कहाँ पर आएगा? इसका रूल्स बताया था ना, इनका क्या रूल्स है बोला था? ये सब इन्होंने क्या किया है? परचेज किया है ना। ग्लास एंड टेबल लाइनन और क्रॉकरी एंड कटलेरी, इसको क्या कहाँ दिखाने बोला था? पढ़ के देखो। एक्सपेंडिचर में। हाँ, बोला था कि द क्लब एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल परचेज मेड ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉकरी कटलेरी ग्लास एंड लाइनिन इन द ईयर ऑफ परचेज, अच्छा। तो बोल रहा है
कि इनका ये पॉलिसी है, चार्जेस ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल परचेज, सारे परचेज को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज करना है, जो कि क्रॉकरी ये सब के रेस्पेक्ट में परचेज किया गया है। ठीक है, तो फिर ये सब हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ग्लास एंड टेबल लाइनन 12,000, और टू, और एक क्या था, क्रॉकरी एंड कटलरी। $14,000। अच्छा, फिर इसके बाद है गार्डन अपकीप। तो गार्डन अपकीप ये वाला भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ये भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टली। मेंबरशिप फीस में एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इनकम। क्या, बाकी नहीं, मेंबरशिप फीस ये पेमेंट साइड में है तो इनकम नहीं हो सकता है। अब ये मेंबरशिप फीस नॉर्मली इन लोगों का इनकम ही होना चाहिए, बट अब अगर क्वेश्चन मुझे बोल रहा है वो एक्सपेंस है, तो इसका मतलब हम लोगों ने कहीं पर मेंबरशिप लिया होगा किसी बात का, ठीक है, जिसका हमें एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा, तो ये मेंबरशिप फीस एक्सपेंस वाला है, तो ये इधर आ जाएगा। जो एडजस्टमेंट है वो रिसिप्ट के ऊपर है। मेंबरशिप फीस, इंश्योरेंस 5,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। टू इंश्योरेंस 5,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अच्छा, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इसमें था, टू इलेक्ट्रिसिटी 28,000, और इसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग था। क्लोजिंग कैश और बैंक 8,000 और 2,24,600, ये हमारे एसेट में आ जाएगा, क्लोजिंग कैश और बैंक। तो यहाँ पर लिख देते हैं बैंक, यहाँ पर लिख देते हैं कैश, 2,24,600, 8,000। अच्छा, अब एसेट लाइबिलिटी में फिक्स्ड एसेट में आ जाते हैं, ओपनिंग फिक्स्ड एसेट 5 लाख, तो ये कहाँ कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा एक। दूसरा, हम लोगों ने जो एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट ओपन कर रखा है, यहाँ पर आएगा 5 लाख। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, स्टॉक। तो ये क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा, जो ट्रेडिंग का अकाउंट, ये जो रिसिप्ट दिखाया ना वर्किंग नोट 5, यहाँ पर दिखेगा। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, ये मेरा 3,80,000, 3,80,000। और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में लिखेंगे 3,80,000। इन्वेस्टमेंट इन 12% सिक्योरिटीज, तो ये इन्वेस्टमेंट, ये सब ओपनिंग का डेटा है, देखो ये डेट ही दे दिया 1/4/21, तो इन्वेस्टमेंट 5 लाख, यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 5 लाख। ठीक है, और कितने इंटरेस्ट रेट के हैं, 12% का है, तो इसमें मुझे 12% अर्निंग भी होना चाहिए। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इसमें भी आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लोग बेच रहे हैं, ऐसा तो कहीं हमें बोला नहीं है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट 5 लाख। ठीक है, अब 5 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर है, कब खरीदा है कुछ नहीं बोला, ओपनिंग से हमारे पास है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के ओपनिंग से, तो इन्वेस्टमेंट 5 लाख के ऊपर 12% का इनकम यानी कितना होना चाहिए,
5 लाख के ऊपर 12% का इनकम कितना होना चाहिए? 60,000। हाँ 60,000। तो 60,000 क्या हम लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है? देखो तो इंटरेस्ट बोल के क्या हम लोगों ने दिखाया है? नहीं मैम, ना, इंटरेस्ट नहीं। कितना दिखाया है? 58। तो इसका मतलब 2,000 क्या है? अभी भी आउटस्टैंडिंग। हाँ। आउटस्टैंडिंग, तो फिर वो दिखाना पड़ेगा। तो उसका वर्किंग नोट एक बना लो, क्योंकि यह अभी पता चला, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इसका वर्किंग नोट नहीं बनाया अभी तक, ठीक है। तो वर्किंग नोट 7 कर लो। वर्किंग नोट 7, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5 लाख पे 12%, 60,000। फिर इंटरेस्ट रिसिप्ट अभी तक कितना हुआ है, जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से हमें दिख रहा है 58,000। तो फिर देयरफॉर आउटस्टैंडिंग है 60,000 माइनस 58,000, यानी कि 2,000। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये हमारा एक तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आ जाएगा, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,000, ये 60,000 हो जाएगा। एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह पे आता है, और एक हम लोग का बैलेंस शीट में आ जाएगा। बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे एक्रूड या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल के, एक्रूड भी लिख सकते हो कि एक्रू हुआ है बट हमें नहीं मिला, एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा 2,000, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000, तो ये यहाँ पर भी लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में है, तो फिर ये एसेट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये हम लोग का 12,000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। अच्छा, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया इंश्योरेंस को, या फिर जगह रखा है, देखते हैं हम मैंने क्या किया इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस को मैंने शायद डायरेक्ट लिख दिया है, ध्यान नहीं, देख लेता हूँ। इंश्योरेंस किधर लिखा है पीछे? हाँ, इंश्योरेंस 5,000 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसमें एडजस्टमेंट होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा छोटा छोटा करके ऊपर लिख देंगे। टू इंश्योरेंस 5,000, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस में प्रीपेड किया हुआ है 1,000, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है। प्रीवियस ईयर में प्रीपेड किया था, मतलब ये इस साल का खर्चा था, तभी तो वो प्रीवियस ईयर में प्रीपेड दिख रहा था, तो ये 1,000 इस बार क्या होना चाहिए, ऐड होगा, ठीक है। मतलब ये सब लॉजिक नहीं होता है कि प्रीपेड है ही तो लेस होगा, ऐसा बात नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर इसका वर्किंग नोट बनाना चाहते हो तो हम बना के समझा सकते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर मैंने 8 लगा दिया। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड खर्चा हमारे लिए एसेट होता है, तो ओपनिंग एसेट है, क्योंकि वो 1/4/2021 का है, तो ओपनिंग एसेट है मेरा 1,000, मैंने प्रीवियस ईयर में प्रीपेड किया था। और इस बार मैंने इंश्योरेंस का खर्चा पे किया है टू बैंक बोल के 5,000, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में मैंने प्रीपेड किया था, मतलब इस साल का वो खर्चा था, जैसे कि ये 2,000, ये देखो ये मेरा चल रहा है 1/4/21 से लेके 31 मार्च 2022, ये मेरा करंट ईयर का डेटा चल रहा है। मैंने इस पीरियड में, इसके पहले इंश्योरेंस का खर्चा 1,000 पहले से ही दे रखा था, प्रीपेड, प्रीपेड मतलब वो इस पीरियड का था, तो इस पीरियड का खर्चा ही तो मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना होता है, तो फिर 1,000 मेरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 6,000, और यहाँ पर बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल के 6,000 हो जाएगा इंश्योरेंस। चाहो तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर दिखा सकते हो, या फिर मैंने तो ऐसे ही कर दिया, तो तुम लोग भी कर सकते हो। और प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड मेरे लिए एसेट है, लेकिन ये एसेट कब था, ओपनिंग बैलेंस शीट के टाइम पे, तो ये हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 1
12,000। अच्छा, फिर इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद सन्ड्री क्रेडिटर 1,12,000। सन्ड्री क्रेडिटर 1,12,000 बाई बैलेंस बीडी 1,12,000। तो ये ओपनिंग क्रेडिटर है, तो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के। 1,12,000। अच्छा, फिर उसके बाद है सब्सक्रिप्शन एडवांस 15,000। सब्सक्रिप्शन एडवांस, एडवांस में सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी होता है, तो बाई बैलेंस बीडी 12,000। और एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी तो इधर आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। ट्वेल्व थाउजेंड था तो 15,000। एंट्रांस डोनेशन रिसीव पेंडिंग मेंबरशिप, मतलब एंट्रांस डोनेशन ये मिला है हमें, लेकिन हम लोगों ने इस अमाउंट के अगेंस्ट में अभी तक मेंबरशिप जो है वो प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो एक हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इन्होंने एक ऐसा कोई पर्सन है जिसको 20,000 रुपए लौटा दिया जाएगा इंट्रांस डोनेशन का, क्योंकि उनको मेंबरशिप नहीं दिया जाएगा, वो मेंबरशिप का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एक 20,000 एडजस्टमेंट है। और इसके अलावा ये इंट्रांस डोनेशन हम लोगों ने ले तो लिया है, बट अभी तक मेंबरशिप फीस नहीं दिया है। तो देखो, मैंने डोनेशन का एक वर्किंग नोट बना रखा है, तो वहां पर हम दिखा देते हैं कैसे करके करना है। तो डोनेशन का वर्किंग नोट ये रहा। ठीक है, तो हम लोगों ने डोनेशन लिया है, बट मेंबरशिप अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है, तो ये लिया हुआ डोनेशन का अमाउंट हमारे लिए लाइबिलिटी है, ये ओपनिंग लाइबिलिटी है क्योंकि सारा ओपनिंग डेट का है। तो बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा 1,00,000। तो 1,00,000 ले तो लिया है, जिस काम के लिए लिया है वो काम अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, तो ये हम लोग का लाइबिलिटी हो जाएगा। तो फिर ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। यहाँ पर लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में ओपनिंग बैलेंस शीट में एडवांस एंट्रांस डोनेशन 1,00,000। अच्छा, फिर ग्रेचुइटी फंड, तो ग्रेचुइटी फंड, ये फंड हमेशा लाइबिलिटी होता है, ये ओपनिंग का है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेचुइटी फंड 1,50,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस। अब ये ईयर एंड में सब्सक्रिप्शन एडवांस लिया है हम लोगों ने 18,000, फिर से लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर हो जाएगा। टू बैलेंस सीडी 18,000। सब्सक्रिप्शन ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन 18,000। फिर बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी एसेट, क्लोजिंग एसेट, तो क्लोजिंग एसेट इधर आएगा बाई बैलेंस सीडी 7,000। और यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी, तो ये दोनों लाइबिलिटी साइड में आएगा और इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्लोजिंग का है, डेट दिया हुआ है। सैलरी है हम लोग का 8,000, इलेक्ट्रिसिटी 15,000। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 15,000, तो 28 में 15 ऐड होने से 43 होगा शायद। हाँ, और
आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड हो जाएगा कितना, 8,000, 1,28,000। अच्छा, 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन वाज टू बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस डोनेशन का 50% कैपिटलाइज करना है, क्योंकि मैंने डोनेशन का एक वर्किंग नोट बना रखा है, तो वहां पर ये एडजस्टमेंट को पुट करेंगे। तो 50% डोनेशन कैपिटलाइज करना है, तो मुझे डोनेशन टोटल जितना मिल रहा है उसका 50% कैपिटलाइज करना पड़ेगा। और क्या बोला है इसके साथ, एक पॉइंट और बोला है, देयर वाज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31 मार्च 2022। अच्छा, कोई मेंबरशिप प्रोवाइड करना पेंडिंग नहीं है, तो टोटल डोनेशन का 50% हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, जो रिसीव हुआ है 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन। तो रिसीव कितना हुआ है, कैसे निकालेंगे? उसके लिए ये पॉइंट के साथ ये पॉइंट को भी हमें देखना पड़ेगा। अब ऐसे दे दिया है क्वेश्चन में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ये भी डोनेशन रिलेटेड है, ये भी डोनेशन रिलेटेड है, ठीक है। बोल रहा है डोनेशन कितना मिला, देखो अब ये अकाउंट से पता चल रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने 1 लाख का डोनेशन एडवांस लिया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा स्टार्टिंग में, और 1 लाख हम लोगों ने इस बार रिसीव किया है, मतलब 1 लाख हमें रिसीव पेमेंट अकाउंट से मिला। फिर यहाँ पर बोला है 2 पॉइंट, एक तो बोला है कि 20,000 का ये जो है 20,000 का डोनेशन अक्टूबर 21 में रिसीव हुआ। अक्टूबर 21 मतलब 21-22 के ईयर का ही आ रहा है, मतलब जिस साल का हम लोग अकाउंट बना रहे हैं उस साल हम लोगों ने 20,000 रिसीव किया एंट्रांस डोनेशन के नाम पे। बट ये पैसा हम लोग उनको रिफंड कर देंगे, क्योंकि वो मेंबरशिप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो रिफंड हुआ है 3 जून को, लेकिन हमारे लिए ये पैसा लाइबिलिटी बन गया, क्योंकि हम लोग ये दूसरे का पैसा लेके रखे जो कि हमें रिटर्न करना है। तो ये मेरा क्लोजिंग लाइबिलिटी, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी किधर आएगा, इधर आ जाएगा 20,000। तो एक्चुअली मेरे पास टोटल एंट्रेंस डोनेशन आया तो है 2 लाख रुपए जी, लेकिन जिसमें से 20,000 मुझे रखना नहीं है, मुझे लौटा देना है। तो टोटल मेरे पास कितना आया है, 1,80,000, ठीक है। तो टोटल मेरे पास 1,80,000 का एंट्रेंस डोनेशन है, जिसमें से 50% मुझे कैपिटलाइज करना है। तो 50% मेरा कहां पर चला जाएगा, बैलेंस शीट में, और बाकी 50% कहाँ चला जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में। तो 1,80,000 का 50% कितना होता है, 90,000 और 90,000, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट में जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट डेबिट टू, हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में ये चला जाएगा, ठीक है। इसको तुम लोग चाहो तो नॉर्मल एडलेस करके भी दिखा सकते हो। 1 लाख डोनेशन हम लोगों ने पहले लिया हुआ है और उसका मेंबरशिप नहीं प्रोवाइड किया है अभी तक। 1 लाख हमें इस साल मिला, टोटल 2 लाख, जिसमें से 20,000 का मेंबरशिप नहीं दे पाएंगे, वो वापस कर देंगे। बचे हुए अमाउंट का 50% कैपिटलाइज करेंगे, 50% इनकम एक्सपेंडिचर में, इसका मतलब दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये ऑलरेडी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आ गया है। पता नहीं आज क्या हो रहा है, बेल के ऊपर बेल, रुको तो।
ठीक है, देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो पोलियो देने के लिए आ रहे हैं बच्चे को, इस वजह से कभी कोई आ जा रहा है, कभी कोई, पता नहीं, एक साथ सभी का ड्यूटी आज ही है, समझ में नहीं आया मुझे। चलो ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो हम बोल रहे थे कि 20,000 का यहाँ पर रिफंड होगा, ठीक है, तो 20,000 का रिफंड होगा। तो 20,000 हम लोग का यहाँ पर आ गया। अब देखो ये जो हम बता रहे थे, ये कहाँ कहाँ पुट हो गया, ये तो एंट्रेंस डोनेशन, ये देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और ये रिसिप्ट पेमेंट में आएगा, ठीक है, तो ये रिसिप्ट पेमेंट में ऑलरेडी आया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये अमाउंट हम लिख चुके हैं, ये देखो 1 लाख लाइबिलिटी ये रहा। इनकम एक्सपेंडिचर में अभी लिख देंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो मुझे लगता है 20,000 मैंने ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिया होगा, दिखाते हैं। ये देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैंने लिख दिया होगा, यहाँ पर नहीं लिखा है, चलो लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग, इसको कैसे लिखे, ये है एक मतलब डोनेशन, एंट्रांस डोनेशन रिफंडेबल, ये लिख देते हैं, मतलब रिफंड करना पड़ेगा, तो हम इसको लैंग्वेज क्या यूज करें, हम ऐसे लिख देते हैं। एक तो कैपिटल फंड में ये डोनेशन दिखा देते हैं, डोनेशन जो मेरा कैपिटलाइज्ड होगा 90,000, 1,80,000 का 50%, और डोनेशन रिफंडेबल 20,000, ऐसे लिख देते हैं, डोनेशन रिफंडेबल, रिफंडेबल 20,000, ठीक है, डोनेशन रिफंडेबल 20,000। अच्छा, फिर द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड नेट एज ऑन 1/4/21 जितना जो एसेट बिका 8,000 में बिका था, उसका कॉस्ट है 10,000। तो देखो एसेट 8,000 में बिका था जिसका कॉस्ट है 10,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, देखो तो उसका कॉस्ट था, तो जितने का फिक्स्ड एसेट चला गया, तो कितने का फिक्स्ड एसेट चला गया 10,000, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर लॉस हुआ तो डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तो यहाँ पर बाय बैंक। अच्छा, इससे हम लोग प्रॉफिट या लॉस पता कर सकते हैं, तो देखो 10,000 का एसेट हम लोगों ने 8,000 में बेचा, तो इसका मतलब लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, 2,000 का लॉस हुआ है, तो लॉस कहाँ पर जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में, तो इनकम एक्सपेंडिचर में आ गए, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में लिख दो टू लॉस, टू लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अच्छा, एक बार तुम लोग करो, मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा पोलियो के लिए, रुको।
हाँ देखो, यहाँ पर मैंने कैपिटल फंड लिख दिया है 1,50,000, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर मुझे लिखना है डोनेशन 90,000, डोनेशन रिफंडेबल, और डोनेशन जो मेरा इनकम है वो मुझे बाई साइड में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा इसका मतलब 90,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या होगा। अच्छा, फिर बोला है डेप्रिसिएशन एसेट पे लगेगा 10%, तो ये एसेट लिख दिया था, और डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, तो बाई डेप्रिसिएशन 10% लगेगा एसेट पे डेप्रिसिएशन, ठीक है। और एसेट हमारा क्लोजिंग परचेज एसेट का और कोई डिटेल्स बोला है, कॉस्ट ऑफ एसेट जो बिक गया, डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। अच्छा, मेरे पास कितना एसेट था 5 लाख, जिसमें से मेरा कितने का एसेट बिक गया है 10,000 का, कहाँ बोला हुआ है ये देखो, यहाँ पर 10,000 का एसेट बिक गया है। तो 10,000 का एसेट बिक गया है, तो 5 लाख में से 10,000 का एसेट अगर बिक गया है तो कितने का एसेट पड़ा हुआ है 4,90,000। 4,90,000। तो फिर इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 4,90,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% बोला है, तो कितना हो जाएगा 49,000। तो बाई बैलेंस सीडी एसेट का वैल्यू कितना बचेगा फिर, 4,90,000 से 49,000 हटा दो, कितना होगा। मैम 4,45,000। अच्छा, 4,45,000, 45 और 41,000, 41,000 मैम। फोर लैख पॉइंट। 41,000 ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस शीट का फिक्स्ड एसेट का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट लिख लेंगे 4,41,000, 4,41,000 ये हम लोग का हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4। अच्छा, फिर ये वाला एडजस्टमेंट कर लिया हम लोगों ने, परचेज हुआ है 15 लाख का, वो जो इनका बिजनेस होता है ना, ये 15 लाख का परचेज हुआ है स्टॉक, जहां से वो कॉफी रिसिप्ट ये सब था, तो यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर 15 लाख का परचेज हुआ है, टू परचेज 15 लाख। अच्छा, फिर और क्या बोला है, बस और कुछ नहीं है, ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हम लोग बाई सेल्स दिखा देंगे कि ये सब हम लोगों ने बेच के मतलब ये सब सर्विस के बदले ये अर्न किया है, ठीक है। तो फिर इसमें हम लोग का प्रॉफिट हुआ कि लॉस वो निकाल लेते हैं। तो देखो 17, अच्छा इसका क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ था, इसका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, ये देखो बीच में ये रह गया, ये रहा 2,10,000। तो ये सब जो परचेज किया उससे सेल किया, और ये क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000, तो 17,62 प्लस 2,10 कितना हो जाएगा। $19,72,000। तो प्रॉफिट कितना होगा, 92,000। तो टू क्या हो जाएगा जीपी, ये हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे, तो इनकम एक्सपेंडिचर में ये ट्रांसफर कर दो, ठीक है। बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 92,000 लिखो। পিসি বলছি ওকে এখন কিছু দেবে না, হ্যাঁ জলও দেবে না। হ্যাঁ, আমি বলে দিলাম একবার। বাই প্রফিট ফ্রম ऑपरेशन 92,000, ठीक है। अब एक एक करके बस क्लोज करना है। तो सबसे पहले हम लोग सारे एडजस्टमेंट को क्लोज कर लेते हैं, जैसे कि वर्किंग नोट को। तो सबसे पहले ये क्लोज करके देखो कैपिटल फंड में कितना आ रहा है, तो टोटल करो, देखो कितना आ रहा है, 10,000 प्लस 3,850
प्लस 8,80,000 प्लस 5,12,000 प्लस 1,000, 14,06,850 माइनस 1,00,000 माइनस 15,000 माइनस 112 माइनस 1,50, 10,29,850, 10,29,850 ये हो गया कैपिटल फंड। कैपिटल फंड 10,29,850। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा वर्किंग नोट था मेरा? वर्किंग नोट नंबर 2। इसमें सब्सक्रिप्शन था, तो सब्सक्रिप्शन का इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जा रहा है, तो बोलो कितना आ रहा है इधर का टोटल करके, बोलो बोलो। 2,24,750 माइनस मैम 30,000, 1,94,750 1,94,750। तो ये कहाँ लिखना है? ये लिखना है इनकम एक्सपेंडिचर में, वर्किंग नोट 2 बोल के, 1,94,750। ठीक है। अच्छा, फिर वर्किंग नोट नंबर 3 कंप्लीट है, इंट्रांस डोनेशन 4 भी कंप्लीट है, फिफ्थ भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, फिफ्थ का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लिखना पड़ेगा ये वाले बैलेंस शीट में। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000, ये नहीं लिखा था। ठीक है, तो ये लिख दिया 2,10,000। बाकी सारा चीज मैंने पुट कर रखा है। वर्किंग नोट 5 हो गया। अच्छा, 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर वाला वर्किंग नोट, 6 नंबर वाले में क्रेडिटर था टू बैंक था। अच्छा, क्रेडिटर का अकाउंट, तो क्रेडिटर का अकाउंट मैंने कंप्लीट नहीं किया है, टू बैंक है बाई बैलेंस। अच्छा, अब देखते हैं कि परचेस कितना था। तो ये देखो 15 लाख का इस बार हम लोगों ने परचेस किया है, ये हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था ना 15 लाख, तो वो क्रेडिटर में चला जाएगा बाई परचेस बोल के, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना क्रेडिटर से कितना परचेस किया है, तो वो परचेस अमाउंट ही होगा, मतलब अलग से तो हमें कुछ नहीं बोला है। तो क्रेडिटर किस बात का? जो स्टॉक हम लोग खरीदते बेचते उसका क्रेडिटर, तो परचेज में ये आ जाएगा, सॉरी क्रेडिटर में ये परचेज आ जाएगा। तो 16,12,000, तो 16,12,000 का हम लोगों ने परचेज किया, पेमेंट किया है 15,20,000 का, तो इसका मतलब जो बाकी है वही मेरा करेंट ईयर का लाइबिलिटी है। तो टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा? 1,32,000 ना 92 হওয়ার কথা তো। 1,92,000। 1 লাখ তো আসছে না, শুধু 92,000 মানে আসার কথা, আমি জানি না আসছে কিনা, দেখছি। मैम 92 है। হুম, 92,000। तो क्रेडिटर का क्लोजिंग पता चल गया 92,000। क्रेडिटर को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे, क्रेडिटर 92,000। ठीक है। अच्छा, अब क्लोज करो। क्लोज करने के बाद चेक करते हैं कि सरप्लस या एसेट्स क्या गया। तो हम ना इनकम साइड कर रहे हैं, तुम लोग लाइबिलिटी साइड करो। 1,94,758 प्लस 90,000 प्लस 60,000 और 9,000 और 92,000, 60,000 प्लस 9,000 प्लस 92,000, 4 लाख। देख लेते हैं सही है कि नहीं। 4,45,758 आ रहा है। 4,45,758। और ये इधर वाला हो गया, कितना हो रहा है? मैम 4,76,000 रखते हैं। अच्छा, तो डेफिसिट आएगा। हाँ, डेफिसिट ही आंसर है, 4,76,000 6,000 माइनस ये वाला कर लो।
मैम 30,250 আসছে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। 30,200 मैम। 250। हाँ 250। अच्छा, अब ये ऐड हो जाएगा, सॉरी लेस हो जाएगा, डेफिसिट है 30,250, लेस करने से कितना आ रहा है? 006, 609, और ये कितना हो जाएगा? 99 और हो जाएगा ना, देख लो तो ये सही हुआ है कि नहीं। हम लाइबिलिटी साइड ऐड भी कर लेते हैं। 999, এটাই আছে। अच्छा 600 प्लस 999 600 प्लस 90 और 92, मतलब 1,82,000 प्लस 20 और 18 और 8 8 8 16 26 26 और 20 46 46 प्लस 15 12,42,600। ओ अच्छा, यहाँ एक चीज नहीं लिखा है, वो रह गया। देखो, यहाँ पर हम लोगों ने ग्रेचुइटी फंड नहीं लिखा है, बिकॉज ग्रेचुइटी फंड तो हमारा है अभी भी। ऐसा थोड़ी बोला है कि ग्रेचुइटी फंड हम लोगों ने रिडीम कर दिया मतलब हट गया है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है ना। तो देखो, प्रीवियस वाले बैलेंस शीट के साथ अगर मैच करोगे तो कैपिटल है, ग्रेचुइटी फंड, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये सब तो डिपेंड करता है कि ये सब खर्चा वर्चा होगा कि नहीं। फंड अगर पहले से कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट, तो अगर वो जब तक है हमारे साथ वो हमें लिखते जाना है ईयर टू ईयर, ठीक है। तो ये 1,50,000 यहाँ पर और आ जाना चाहिए, तो बस ये जो आया इस पे 1,50,000 ऐड कर लेंगे। तो मेरा आंसर आ रहा है 13,92,600। उधर देख लो 13,92,600 आ रहा है कि नहीं। आ रहा है, मैंने करके देख लिया, 13,92,600 दोनों साइड आ रहा है। अच्छा, ये हो गया। अब एक इलास्ट्रेशन 8 और एक क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो छोटा सा ही है, और इलास्ट्रेशन 8 करने में जितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला। During the year ended 31st March 2022, Sachin Cricket Club received subscription as follows। तो इन्हें सब्सक्रिप्शन कुछ इस तरीके से मिला, ईयर एंडिंग में, ईयर एंडिंग 21 में, ईयर एंडिंग 22 में, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है कि ईयर एंडिंग 31st मार्च 23 में इतना मिला है। देयर आर 500 मेंबर्स एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 1,500 पर मेंबर। तो ये लाइन से हमें क्या पता चलता है कि इनके टोटल 500 मेंबर है और हर एक मेंबर को देना पड़ता है 1,500 करके सब्सक्रिप्शन के लिए अमाउंट। तो এটা ইনকাম বোর্ড पे। हाँ, इनकम इतना होना चाहिए, तो कितना हो হ্যাঁ रहा है পার मल्टीप्लाई करने पे, 1500 টাকা করে, कितना মানে हो পার रहा है अमाउंट? পার্সन। मैम 7,50,000। 7,50,000 हो रहा है। अब হ্যাঁ बाकी देख लेंगे। हाँ बोलो। 7,50,000 हो रहा है, और बोल रहा है कि ऑन 31st March 22 a sum of 15,000 was still in arrear, मतलब आउटस्टैंडिंग है ईयर एंडिंग में फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है 22 को इतना रुपए आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन का, लेकिन ये 22 का बाकी वाला अमाउंट नहीं है। बोल रहा है कि 21 का ही बाकी अभी भी रह गया है 2022 में। देखो नॉर्मली क्या होता है, 21 का जो बाकी है वो 22 में क्लियर कर देना चाहिए, बट यहाँ पर बोल रहा है कि 21 का बाकी 22 में भी बाकी रह गया, जो अमाउंट है 15,000। ascertain the amount of subscription that will appear on credit side of the income and expenditure account for the year ended 31st March 2022। 31st March 2022 को
सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट जो है इनकम एक्सपेंडिचर में दिखना चाहिए, मतलब टू इनकम एक्सपेंडिचर बोल के कितना आएगा ये हम लोग को बताने के लिए बोला गया। ऑल्सो सो हाउ द आइटम वुड अपियर इन द बैलेंस शीट में ये आइटम कैसे अपियर करेगा बैलेंस शीट 21 में और बैलेंस शीट 22 में, ये दोनों हमें बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करके होगा। तो जब ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, इस तरीके का पूछता है, तो सबसे पहला बात है तो ये समझ में नहीं आता है सबको कि इसको करे कैसे। तो हम जब भी ये क्वेश्चन करवाते हैं बार बार बता देते हैं कैसे करके करना है, नहीं करना है, फिर भी बहुत से लोग गलत करके आते हैं। फिर इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये हाईलाइट कर दिया, क्योंकि मैंने देखा है जब भी टेस्ट वगैरह लेते हैं इसका कुछ अलग ही करके आ जाते हैं लोग। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बोला इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे दिखेगा, तो सिंपल अकाउंट बनाओ। ये तो हम स्टार्टिंग में ही बता दिए कि जब भी हमें ऐसे बोलेगा तो अकाउंट बना लो, अकाउंट में दिख जाएगा ना टू इनकम एक्सपेंडिचर कैसे दिखाना है। और बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, तो छोटा छोटा दो बैलेंस शीट बनाओगे और उसमें दिखाना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में ये कैसे अपियर करेगा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट। ठीक है, तो ये सोचना नहीं है कि कैसे इतना ज्यादा मतलब अगर इसको कुछ और तरीके से करने जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। बेटर है कि हम लोग इसका अकाउंट बना के कर लेंगे, या फिर चाहो तो और एक चीज कर सकते हो कि स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है उससे तो बेटर है। वैसे तो देखो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा वो तो बिना अकाउंट बना के भी कर सकते हो। कितना आएगा, जो इनकम ड्यूरिंग द ईयर का होना चाहिए इतना ही मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर का इनकम इतना है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा ये तो बड़ा ही आसान है यहाँ पर बताने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है एक्सट्रैक्ट। ऐसा क्यों लिखना होता है, क्योंकि ये पूरा इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, इसका कुछ अमाउंट हम लोग दिखा रहे हैं, यानी एक्सट्रैक्ट वैल्यूज ऑफ, क्लब का नाम है सचिन क्रिकेट क्लब। तो ये किधर दिखता है, बाई साइड में। तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाना होता है, ड्यूरिंग द ईयर का इनकम, चाहे रिसिप्ट हो चाहे रिसीवेबल हो, तो 500 मेंबर एट द रेट ऑफ 1500 करके, तो फिर ये हो जाएगा 7,50,000। तो ये आंसर पता चल गया कि क्या दिखाना पड़ेगा। फिर बोला है कि बैलेंस शीट में दिखाओ कैसे दिखेगा, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 एक्सट्रैक्ट। तो बैलेंस शीट में क्या दिखता है, आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो 22 का देखो, ये देखो ईयर एंडिंग में इतना सब्सक्रिप्शन क्या दिख रहा है, बोल रहा है रिसिप्ट, क्लब रिसिप्ट, ये तो रिसिप्ट अमाउंट है, 12,000 रिसिप्ट हुआ है, 6,15,000 रिसिप्ट हुआ है। ठीक है, ये सब रिसिप्ट अमाउंट है, ऊपर लिखा हुआ है ना। फिर इतना अमाउंट रिसिप्ट, टोटल 6,45,000 रिसीव हुआ है। और आउटस्टैंडिंग कितना है, एक तो मुझे यहाँ पढ़ के पता चल रहा है कि 21 का 22 में भी 15,000 बाकी है। तो 22 का जब हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो एक अमाउंट तो मुझे पता है कितना मुझे लिखना चाहिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल के लिखेंगे। तो 2021 का 15,000 बाकी है, ये मुझे क्वेश्चन खुद बोल रहा है, लेकिन 21-22 का कुछ बाकी है कि नहीं वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो देखो कैसे चेक कर सकते हैं, या तो अकाउंट बना लो, या तो एक छोटा सा तरीका भी है। 22 का हम लोगों ने 6,15,000 रिसीव किया है, लेकिन 22 का हमें रिसीव कितना करना चाहिए, 7,50,000, है ना। तो फिर कितना बाकी है, वहां से देख के भी बोल सकते हैं, फिर हम अकाउंट भी रफ में दिखा देते हैं कैसे होगा। तो बोलो, ये सिंपल हो गया ना। देखो 7,50,000 मुझे रिसीव होना चाहिए, बट 22 में मुझे 6,15,000, 22 का मुझे 6,15,000 रिसीव हुआ है। 22 में तो टोटल रिसिप्ट तो 6,45,000 हुआ है, लेकिन रिलेटेड विद द ईयर 22 ओनली 6,15,000 होता है। तो 6,15,000 में 6,15,000 रिसिप्ट हुआ है आउट ऑफ 7,50,000, तो बाकी मेरा आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, माइनस करो, 750 माइनस 600 पॉइंट, मैम 1,35,000। 1,35,000 होगा। ठीक है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग अगर टोटल करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये हो जाएगा मेरा 1,50,000। ठीक है,
अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग और एक बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, 21 का भी बोला था मैंने ना, ये 22 का पहले बना दिया। पहले 21 लिखने से ज्यादा बेटर होता, तो प्रेजेंटेशन में ना पहले 21 लिखोगे, उससे कुछ मतलब यहाँ पर तुम लोग को कुछ आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा, बट जब लिखोगे तो पहले 21 फिर 22 लिखना, ठीक है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट। तो 21 का यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लिखेंगे कितना होता है। अगर कुछ एडवांस है वो भी, अच्छा इसमें तो एडवांस लिखा ही नहीं मैंने। क्या एडवांस सब्सक्रिप्शन कुछ है? अगर हम लोगों ने 23 का कुछ रिसीव कर रखा है 18,000, तो 23 का जो रिसीव कर रखा है वो 22 में क्या होता है? एडवांस, और एडवांस लाइबिलिटी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 18,000। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 18,000। अब 21 का मुझे अकाउंट बनाने के लिए बोला था, तो 21 में आउटस्टैंडिंग कितना था? एक तो 15,000 जरूर से आउटस्टैंडिंग था, जो कि 22 में भी जाके आउटस्टैंडिंग ही रह गया, ठीक है। तो इसका मतलब 2021 का 15,000 आउटस्टैंडिंग था, एक तो 15,000 आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। और कितना आउटस्टैंडिंग था वो अकाउंट नहीं बनाओगे तो नहीं पता चलेगा अब आगे का, ठीक है। तो देखो इसीलिए अकाउंट बनाते हैं। ये देखो एक यहाँ पर दिख रहा है, ये 31 मार्च 21 में हम लोगों ने 12,000 रिसीव किया। 31 मार्च 21 का 12,000 रिसीव किया 22 में, इसका मतलब मेरा 12,000 भी क्या था? आउटस्टैंडिंग था। ये देखो 2021 का और भी आउटस्टैंडिंग था, कितना? 12,000। तो 12,000 और 15,000 मिला के कितना हो जाएगा? 27,000। अगर ये नहीं समझ में आया लास्ट वाला तो अकाउंट बनाओ, इसीलिए अकाउंट बेस्ट होता है। तो अकाउंट ऐसे बनेगा। तो अकाउंट तो मैंने तुम लोग को सिखा दिया है कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बाई बैंक, ठीक है। बाई बैंक में हमें क्या दिखाना है? 21 का रिसिप्ट कितना है? 12,000। 20 मतलब 2021, 2021 का रिसिप्ट किया हम लोगों ने 12,000। 22 का मतलब 21 22 का हम लोगों ने रिसीव किया है 6,15,000। और 23 यानी 23 का हम लोगों ने रिसीव किया है 18,000। तो टोटल हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर, इस साल 22 में रिसीव किया है 6,45,000, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 6,45,000 रिसीव किया है। तो जो 22-23 का रिसीव किया है 21-22 में, वो मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्लोजिंग वाला तो इधर आ जाएगा 18,000। ये मेरा क्या हो गया? क्लोजिंग लाइबिलिटी। ये एक बार दिखा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, और इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा वो मुझे पता है, डेटा से मैंने निकाल लिया है। 500 और इंटू 1500, 500 इंटू 1500, तो ये हो जाएगा 7,50,000। अच्छा, अब 2021 का 12,000 बाकी था, तभी तो हम लोगों ने रिसीव किया है। ये देखो, ये 12,000 मेरा बाकी था, तभी तो मैंने यहाँ पर रिसीव किया होगा। तो बाकी जो है सब्सक्रिप्शन वो मेरे लिए एसेट है, ओपनिंग एसेट मेरा हो गया, इसका मतलब 12,000, ठीक है। ओपनिंग एसेट मेरा 12,000 हो गया। ये इनकम एक्सपेंडिचर में मैंने दिखा दिया, ये रिसिप्ट पेमेंट में जाना चाहिए 6,45,000। ये मेरा क्लोजिंग लाइबिलिटी है, यानी कि क्लोजिंग लाइबिलिटी क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में जाएगा। ये देखो 18,000। और मुझे क्वेश्चन में बोला है कि मेरा आउटस्टैंडिंग जो है यहाँ पर मतलब क्लोजिंग एसेट कितना होगा? मुझे बोला है 2021 का 15,000 अभी भी बाकी है, जो हम लोगों ने रिसीव नहीं किया है। अच्छा, अब देखो 12,000 प्लस 15,000 मैंने क्यों कर दिया? देखो मेरा ये पैसा बाकी था जो मैंने रिसीव किया, और ये पैसा भी बाकी था, बट वो आउटस्टैंडिंग रह गया, अभी भी आउटस्टैंडिंग रह गया। मतलब टोटल मेरा कितना बाकी था? 27,000, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने से देखो क्या बैलेंस आता है। 27,000 प्लस 7,50,000 प्लस 18,000, 7,95,000। तो यहाँ पर 1,50,000 आना चाहिए,
है ना। तो यानी मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस करके कितना आना चाहिए, 1,50,000 आना चाहिए, तब जाके मेरा अकाउंट ये मैच होता है। तो 1,50,000 में मेरा यहाँ पर 15,000 जो है ऑलरेडी आ चुका है, तो माइनस कर दो 15,000, तो देखो 1,35,000 आ जाएगा। और ये मैंने ऑलरेडी निकाल के दिखाया तुम लोगों को कि 21-22 का आउटस्टैंडिंग है 1,35,000। कैसे? क्योंकि 7,50,000 में जस्ट इतना रिसीव हुआ है, तो बाकी मेरा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। तो जैसे भी चाहो निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो ये वाला यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड था कि मैंने 12,000 रिसीव किया और 15,000 मेरा बाकी रह गया 2021 का। इसका मतलब मेरा टोटल 27,000 रिसीवेबल था। आउट ऑफ दैट 12,000 रिसीव्ड एंड 15,000 स्टील आउटस्टैंडिंग। तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये पोर्शन मेरा ओपनिंग में जाता है। इधर तो कुछ है नहीं कि हम लोग लिखे, ये रिसिप्ट पेमेंट में जाता है और ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। तो ये देखो इसी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना एनपीओ को पढ़ना। अब हमारा कंप्लीट होने को आ रहा है, 8th नंबर क्वेश्चन होगा तो एनपीओ कंप्लीट हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन कितना इंपॉर्टेंट है, और जब भी हमें बोलेगा ना हाउ इट अपीयर इन इनकम एक्सपेंडिचर, तो इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। एक छोटा सा इनकम एक्सपेंडिचर ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट लिखना मैंडेटरी, हम बता देते हैं देखो, नहीं तो आधा अधूरा लिख के आओगे तो ये 5 to 6 मार्क्स का पॉइंट रहेगा, उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से कॉलम वॉलम बनाना है क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन होता है। बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटीज ये सब लिखना है। मैंने नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लिखना है, देखो ये सब तो इम्प्लाइड है ना, ये तो फॉर्मेट है तो लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर वर्किंग नोट तुम लोग सब्सक्रिप्शन का बना सकते हो, और अगर ऐसे भी समझ में आए जैसे मैंने दिखाया तो वो कर सकते हो। बट हाँ 21 पहले करना है और 22 को बाद में करना होगा, ठीक है। मतलब पहला ईयर पहले दिखाओ, दूसरा वाला नेक्स्ट दिखाओ, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया, ये हम चलो एरो लगा देते हैं, ऐसे मेरा होना चाहिए। तो बस ये तो एक प्रेजेंटेशन था। बट ऐसा क्वेश्चन हमें अगर बड़ा क्वेश्चन ना पूछे एनपीओ से, क्योंकि देखो एनपीओ से पूछेगा ऐसे जरूरत नहीं, वैसे भी ऑप्शंस रहता है आउट ऑफ दैट इतने सारे क्वेश्चन करने हो। अगर एनपीओ टच नहीं करते हो बाई चांस, वो तो तब नहीं करोगे ना जब बाकी कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि भाई मुझे एनपीओ नहीं करना है, मुझे बाकी कुछ करना है जो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। वो तो देखो डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन होगा, तुम लोग कैसा चैप्टर्स को अच्छे से रेडी कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन छोटा मोटा भी पूछ लेता है, तब देखोगे क्वेश्चन के अंदर है तो फिर बताना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज वो क्वेश्चन मिस हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी बहुत से लोग सोचते हैं कि एनपीओ नहीं करेंगे, ऐसा सोच सकते हो। बाकी देखो मुझे नहीं लगता है कि छोड़ने वाला पॉइंट है, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं इसीलिए मैंने बोला। तो ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, ये कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर भी आ जाता है, जो कि मैंडेटरी होता है करना। मतलब अगर कर पाओ तो ये आसान होता है, इसको इस तरीके से प्रेजेंटेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब ম্যাম এগুলো इलास्ट्रेशन, থেকে কি অর থাকে? হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি মানে এই কোশ্চেনগুলোর সাথে এমপিওর সাথে কি অর থাকে নাকি? না এনপিওর সাথে কিছু অর থাকে না, ওদের কোয়েশ্চেন্স যেমন প্রথম কোয়েশ্চেনটা কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 কম্পালসারি হয়, সবকটা করতে হবে। এবার 2 থেকে 6 এর মধ্যে যে কোনো 5টা করতে হবে, এবার ওর মধ্যে সব মিক্স, ধরো এবিসি 3টে আছে, এবারে এবিসির মধ্যে কি থাকবে সেটা কেউ জানে না। এবার তুমি দুইটা টাচ করবে ভাবছো, কিন্তু সেখানে একটা এনপিও আছে প্লাস অন্য দুটো কোয়েশ্চেন আছে, সেটা দুটো তুমি পারবে, এনপিওটা ধরো বলছো আমি করবো না, তাহলে সেক্ষেত্রে তো তোমার দুইয়ের দাগেরটা টাচ করলে তো তোমার নাম্বার কম হয়ে যাবে ना। এর एनपीओर সাথে কিছু और থাকবে না। मतलब ऐसा कोई चांसेस नहीं कि एनपीओ के साथ कुछ और रहेगा, ऐसा कोई फिक्स सिस्टम नहीं है, ठीक है। हमारा 2 से लेके 6 में आउट ऑफ 2 से 7 या 2 से 6 उसमें 5 क्वेश्चंस करना होता है। अब वो 5 में से क्या रहेगा वो किसी को नहीं पता, जैसे कि कंपनी अकाउंट्स रहेगा, पार्टनरशिप रहेगा, बहुत सारा चीज रहेगा। लेकिन एनपीओ ये या फिर ये करो ऐसा नहीं रहता है, एक एक क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन रहता है। जैसे पॉइंट 2 के अंदर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रहेगा, फिर पॉइंट 3 में 3 या 2 क्वेश्चन रहेगा, इस तरीके से होता है। अच्छा, इलास्ट्रेशन 8 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बीआरएस दिया हुआ है यहाँ पर, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को मतलब अलग से रख रखा है, ठीक है। अभी करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो कैश इन हैंड दिया है, बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक। तो देखो पासबुक किसके पास होता है, तुम लोगों ने किया तो कुछ दिन पहले बीआरएस, হ্যাঁ ম্যাম। तो पासबुक किसके पास होता है, हमारे पास होता है जरूर, लेकिन वो तो फोटोकॉपी होता है। ओरिजिनल पासबुक किसके पास होता है, बैंक অরিজিনালটা के থাকে पास होता है।
ठीक है। तो ये बैंक के पासबुक में जो बैंक कॉलम है, मतलब बैंक के पास जो पासबुक है, तो बैंक के पास बैंक कॉलम ही होता है और कुछ नहीं होता है, उसके पास कैश कॉलम। अब तो बैंक के पासबुक के अकॉर्डिंग मेरे डिपॉजिट में इतना पैसा पड़ा हुआ है, मेरे करंट अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है। डिपॉजिट और करंट, डिपॉजिट मतलब एफडी फिक्स डिपॉजिट, और करंट अकाउंट का मतलब हो जाता है कि बिजनेस करने से बैंक में हमें करंट अकाउंट ओपन करना होता है, बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के थ्रू से दिखाना होता है, ये रूल्स होता है। एक्चुअली बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन जब हो जाए तो फिर हम लोग नॉर्मल वो सेविंग्स वगैरह यूज नहीं करना चाहिए, हमें करेंट अकाउंट यूज करना चाहिए, बिकॉज करेंट अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए ओपन करने के लिए बोला गया है, ताकि मतलब दिखता रहे, सरकार को हाईलाइट होता रहे कि भाई कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, सही टैक्स दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो करेंट अकाउंट ओपन होना चाहिए। अब देखो हम लोग बनाने क्या वाले हैं, हमें रिसिप्ट पेमेंट दे दिया है, तो इसका मतलब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। तो बैलेंस शीट में हमें कैश का बैलेंस दिखाना पड़ेगा, मतलब डिपॉजिट अकाउंट दिखा सकते हैं, करंट अकाउंट दिखा सकते हैं, बट हम लोग कौन सा दिखाएंगे, हम लोग बैंक के हिसाब से थोड़ी ना दिखाएंगे, हम लोग अपना हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग अपना अकाउंटेंट रखते हैं, ठीक है, जो हमारा अकाउंट्स बनाता है। तो हमारा अकाउंटेंट क्या बनाएगा, कैश बुक बनाएगा, वो थोड़ी ना पासबुक का बैलेंस। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं हमारे अकाउंटेंट के पास हमारा अपना कैश बुक होगा, जिसमें 3 कॉलम होगा, कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। अगर 3 कॉलम कैश बुक मेंटेन हो रहा है तो मान लेते हैं 3 कॉलम ही हो रहा है, क्योंकि 3 कॉलम ही बनाएगा, कोई भी बनाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर मेरा फाइनल अकाउंट्स बनाना है एनपीओ का, तो मुझे कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है बैंक का या कैश का, वो बैलेंस मुझे चाहिए। पासबुक में जो बैलेंस है वो लेके फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिसमैच हो सकता है। जो जिस कंसेप्ट पे ही हम लोगों ने बीआरएस पढ़ा था कि भाई मेरा कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मिसमैच हो सकता है, अगर नहीं होता ना ऐसा बात, तो फिर हम इसी डेटा से काम चला लेते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब क्या डिपॉजिट में मिसमैच होगा, नहीं, डिपॉजिट मेरा एज इट इज रहेगा, कैश बुक में भी जो रहेगा, पासबुक, क्योंकि डिपॉजिट में तो कोई ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट नहीं आता ना, एफडी मैंने कर दिया वो कर दिया, तो मेरा जितने का एफडी है वो बैंक बैंक के पासबुक में भी जितना दिख रहा होगा, मेरे कैश बुक में भी उतना ही दिख रहा होगा, उसमें कभी भी कोई मिसमैच दिखने का चांसेस नहीं है। बट करेंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि किसी को चेक दिया, वो चेक लेके घर पे बैठा या कुछ और, ठीक है। मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया है, तो इस पे ज्यादा और क्या बोले, क्यों मिसमैच होता है। तो करेंट अकाउंट जो है वो बैंक के पासबुक में जो दिख रहा है, हो सकता है कि हमारे कैश बुक के बैंक बैलेंस में उसका कुछ अलग अमाउंट दिख रहा है, हो सकता है सेम भी दिख रहा है, वो हमें नहीं पता। तो मुझे अगर मेरा फाइनल अकाउंट्स बनाना है, तो मुझे पासबुक के करेंट अकाउंट के बैलेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो मेरे पास अगर पासबुक का बैलेंस है, तो हम पासबुक से कैश बुक में ट्रांसफर होंगे, जैसे रिकंसिलिएशन में करते हैं, और अगर कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट यूज करेंगे, नहीं है तो फिर यही बैलेंस आ जाएगा। फिर इसके बाद नॉर्मल है, देखो इसके बाद बाकी ये सब खर्चा दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, बैंक का इंटरेस्ट, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट फ्रॉम टीज, कंट्रीब्यूशन टू फेयर, सेल ऑफ इक्विपमेंट, नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी, ये सब दिया हुआ है, ये सब खर्चा दिया हुआ है। यहाँ लास्ट में फिर से वही पासबुक के अकॉर्डिंग हमें बैंक का डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस, करेंट अकाउंट और कैश इन हैंड दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, प्रिंटिंग का अमाउंट ड्यू, चेक, ये देखो आ गया, एडजस्टमेंट रिलेटेड विथ जो है कैश रिकंसिलिएशन, है ना, बीआरएस, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, ठीक है। तो ये पूछेंगे क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी किया है तुम लोगों ने। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, ये और एक एडजस्टमेंट आ गया। बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, ये सब तो नॉर्मल जैसे करते वैसे करेंगे। हम लोग को बोला है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और यहाँ पर एक और एडजस्टमेंट बोला है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, मतलब जिस साल का हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज्ड बाय ए टोटल ऑफ 200। बोल रहा है कि ऑनरेरियम और ट्रेजरर का जो पेमेंट है वो 200 रुपए से इंक्रीज हो रहा है इस साल, ठीक है। तो जितना भी देते हैं 200 रुपए ज्यादा देंगे, ठीक है। चलो इनकम एक्सपेंडिचर और ये बना लेते हैं, सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। और फॉर द ईयर एंडेड ये सब नहीं लिख रहे, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा, और एक बैलेंस शीट बना लेंगे, तो ये यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में बैलेंस
एसेट लाइबिलिटीज ये सब कुछ नहीं लिख रहे हैं, रफली कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले है मेरे पास ओपनिंग का कैश इन हैंड है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे क्योंकि मेरे पास कैपिटल फंड का कोई डेटा नहीं है, तो हम वर्किंग नोट 1 ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कैश। तो कैश है 100, तो ये कैश इन हैंड है। फिर है बैलेंस एज पर पासबुक, तो बैलेंस एज पर पासबुक जो दिया हुआ है उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट 2, क्योंकि हम लोग को बैलेंस एज पर कैश बुक चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2021 2022 बैलेंस एज पर। হ্যাঁ বলো। ম্যাম ব্যালেন্স অ্যাজ পার পাসবুক মানে ওটা ক্যাশেড ব্যাংক নয়? ব্যালেন্স এজ পার পাসবুক মানে ওটা ক্যাশেড ব্যাংক নয় মানে বুঝলাম না, আরেকবার বলো। আচ্ছা ম্যাম, মানে ওই যে ব্যালেন্স অ্যাজ পার পাসবুকের আন্ডারে ওইগুলো দেওয়া আছে। ও এটা বলছো? হ্যাঁ। এটা ক্যাশ ইন হ্যান্ড তো যেটা হাতে টাকা আছে এটা তো আলাদাই, আর ব্যালেন্স অ্যাজ পার পাসবুকের আন্ডারে এই দুটো। আচ্ছা। মানে ও ব্যাংকে ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট আছে আর কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আছে বললাম। হ্যাঁ। ডিপোজিট মানে এফডি, আর কারেন্ট অ্যাকাউন্ট মানে যে অ্যাকাউন্টের থ্রুতে বিজনেস ট্রানজাকশন দেখাতে। আর ক্যাশ ইন হ্যান্ড তো আলাদা দেওয়া আছে, ওটা তো তোমার হাতে যে টাকাটা আছে, আর এটা ব্যাংকে যে টাকাটা আছে। হ্যাঁ ম্যাম, ক্যাশ ইন হ্যান্ড তো 100 টাকা আছে, আর ক্যাশেড ব্যাংকে তো মানে ওই 2230 আর 600 টাকা মেলালে যেটা হয় ওইটাই হ্যাঁ থাকে। ওটা ক্যাশ এট ব্যাংক অ্যাকর্ডিং টু ব্যাংক, বাট ও। আমাদেরকে অ্যাকর্ডিং টু ক্যাশ বুক বের করতে হবে। ও। এটা তো ব্যাংক ওয়ালা বলছে না আমাদেরকে কি এটা আছে, কিন্তু আমরা কি ব্যাংকের ডেটা হিসেবে আমাদের ফাইনাল অ্যাকাউন্টস বানাবো না আমাদের নিজেদের ডেটা হিসেবে বানাবো? হ্যাঁ, আমাদের নিজেদের ডেটা হিসেবে। তাহলে আমাকে তো ব্যালেন্স অ্যাজ পার ক্যাশ বুক বের করতে হবে না, এটা পাসবুকের জায়গায় যদি এটা ক্যাশ বুক হতো তাহলে তো ভালোই হতো। তাহলে ক্যাশ বুক লিখতোই না প্রথম কথা, রিসিপ্ট পেমেন্টটা তো নিজেই ক্যাশ বুক, ওর মধ্যেই যেটা দেখাবে ওটাই হতো। এই জন্য তো এখানে হাইলাইট করেছে পাসবুক। এর আগে একটা কোয়েশ্চেন ও ব্যালেন্স এট ব্যাংকে কিছু কি বলেছে ক্যাশ বুক কি পাসবুক, তার মানে ওটা অ্যাকর্ডিং টু ক্যাশ বুকই আছে। হ্যাঁ ম্যাম। तो करेंट अकाउंट ये देखो, करेंट अकाउंट को मुझे रिकंसाइल करना पड़ेगा, डिपॉजिट अकाउंट को नहीं करना पड़ता है, क्योंकि डिपॉजिट अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है कि मेरा बैंक वाला बोलेगा आपका डिपॉजिट अलग है, हम बोलेंगे मैंने 2 लाख डिपॉजिट किया, बैंक वाला बोलेगा आपने 1 लाख किया, ऐसा थोड़ी होता है। डिपॉजिट में कभी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर डिपॉजिट का अमाउंट कहाँ जाना चाहिए? डिपॉजिट कहाँ जाएगा? एफडी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। तो जो डिपॉजिट अमाउंट है वो हम लोग का सिंपल बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो जो ओपनिंग का डिपॉजिट है 2230 वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, और जो क्लोजिंग का डिपॉजिट है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का डिपॉजिट लिख लेते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का डिपॉजिट कितना है? थ्री जीरो नाइन जीरो, तो यहाँ पर लिख लो एसेट साइड में। अच्छा, फिर डिपॉजिट करेंट अकाउंट हो गया। अच्छा, बैंक इंटरेस्ट, तो बैंक का इंटरेस्ट कहाँ लिखना चाहिए? ये क्या, बैंक का इंटरेस्ट इनकम होता है। सब तो करवा दिया, बोलो। सारा पूछ पूछ के किया, अब तुम लोग कुछ तो आंसर दो। ম্যাম ইনকাম এক্সপেন্ডিচারে তো বুঝবে। हाँ तो इनकम साइड में आएगा, वही तो पूछ रहे हैं। तो इनकम साइड में आ जाएगा, कितना होगा? 30। क्या इस पे कोई एडजस्टमेंट था, देख लेते हैं। हाँ 20। तो बोलो, ये इनर कॉलम में लिखेंगे है ना। तो बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट, और इसमें एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन जगह छोड़ देंगे 30, यहाँ जगह छोड़ देते हैं। डोनेशन और इसके लिए क्या एडजस्टमेंट था? डोनेशन सब्सक्रिप्शन के लिए भी एडजस्टमेंट था 2600, तो इसको भी हम लोग एक लाइन जगह छोड़ देते हैं। बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन ये हम लोग का हो जाएगा 2600। इसका वर्किंग नोट बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में बहुत सारा एडजस्टमेंट होगा तो इसका वर्किंग नोट बना लेंगे। तो ये वर्किंग नोट नंबर कितना बनेगा? मैंने तो 1 लिख दिया, बट 1 तो नहीं होगा, ऑलरेडी 1 वर्किंग नोट मैंने बना रखा है। 3rd नंबर हो जाएगा डोनेशन
एंड सब्सक्रिप्शन। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन 2600, तो यहाँ पर बाई बैंक 2600। अच्छा, फिर रिसिप्ट फ्रॉम टीज, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं रिसिप्ट फ्रॉम टीज, ये इनकम है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। बाई रिसिप्ट फ्रॉम टीज, तो रिसिप्ट फ्रॉम टीज का आंसर है 300, तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं 300। अच्छा, फिर इसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू फेयर 100, बाई कंट्रीब्यूशन टू फेयर 100। अच्छा, सेल ऑफ इक्विपमेंट, तो सेल ऑफ इक्विपमेंट यहाँ नहीं आएगा, ये तो हमारा बेच के कितना है, तो इसका प्रॉफिट लॉस आ सकता है, तो उसके लिए वर्किंग नोट बना सकते हैं हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 4 इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट सेल कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट हो जाएगा, तो ये बाई बैंक बोल के आ जाएगा 80। नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, तो ये इनकम है, ये यहाँ पर आ जाएगा। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम वैरायटी 780। अच्छा, फिर इसके बाद है डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, तो डोनेशन के लिए एडजस्टमेंट अभी हम लोगों ने लिखा ना, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन एक साथ है, ये देखो, तो मतलब एक साथ है इन द सेंस कि डोनेशन का डेटा भी हमें क्या यहीं पर लिखना पड़ेगा। देखते हैं क्या डोनेशन फॉर फोर, नहीं ये टूर्नामेंट का डोनेशन है, वो डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन है, तो अगर मेरा डोनेशन स्पेसिफिक है, जैसे कि फंड का पढ़ते हैं ना, तो डोनेशन मुझे मिला, अगर सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ रहता तो इनकम एक्सपेंडिचर में आता, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है कि मुझे इस पर्पस के लिए डोनेशन मिला है, तो वो मेरा लाइबिलिटी हो जाता है। जब डोनेशन देने वाला मुझे स्पेसिफिकली बता देता है इस डोनेशन अमाउंट को यहीं पर यूज करो, तो वो मेरा लाइबिलिटी हो जाता है, तो वो मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, वो फिर मेरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, ये हो गया 1000, तो ये यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में आ गया। अच्छा, अब इधर देखते हैं, इधर है मेरा ग्राउंड मैन फी 750, तो एक्सपेंस साइड में लिखेंगे टू ग्राउंड मैन फीस 750, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ठीक है। फिर मूविंग मशीन, तो मूविंग मशीन तो मेरा एसेट हो जाएगा, तो मूविंग मशीन मुझे कहाँ लिखना है, मूविंग मशीन परचेज वाइज का मतलब, तो मुझे एक मशीन का अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए। अच्छा, ये मशीन इक्विपमेंट क्या एक ही है, देखते हैं और कोई मशीन है कि नहीं हमारा, ये नीचे इंफॉर्मेशन में देखते हैं। सब्सक्रिप्शन प्रिंटिंग, ये हाँ, ये देखो मशीन एंड इक्विपमेंट एक साथ है, ठीक है, तो मशीन एंड इक्विपमेंट एक साथ है, तो हम लोगों ने अगर मूविंग मशीन खरीदा है तो मूविंग मशीन टू बैंक बोल के आ जाएगा, मशीन परचेज का एंट्री, तो इसका मतलब ये टू बैंक हो जाएगा हम लोगों का 1500। ये कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, पहला बात है, क्योंकि ये एसेट है। दूसरा बात है, ये बैलेंस शीट में भी नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में तो पूरे एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आता है, ये हम लोगों ने खरीदा जरूर है, लेकिन हो सकता है इस पे डिप्रिसिएशन लगा, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद ओवरऑल बैलेंस देखेंगे ना। रेंट ऑफ ग्राउंड, तो ये हम लोग का एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो रेंट ऑफ ग्राउंड 250। अच्छा, इसके बाद है कॉस्ट ऑफ टीज 250 टू कॉस्ट ऑफ टीज। अब हम लोग एक चीज कर सकते थे, अगर करना चाहे तो कॉस्ट ऑफ टीज जो है हम लोगों का, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने रिसिप्ट फ्रॉम टीज 300 लिखा था ना, और कॉस्ट ऑफ टीज हम लोग का है 250, तो हम लोग नेट करके 300 माइनस 250 करके 50 रुपीज हम लोग इनकम साइड में दिखा सकते थे, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो।
चाहो तो करके देख सकते हो एक क्वेश्चन इस तरीके से कि हम लोग अगर रिसिप्ट फ्रॉम टी 300 और उस पे खर्चा 250, तो नेट इनकम ही रहा 50। फिर फेयर्स, फेयर्स भी हम लोग वैसे कर सकते हैं। तो फेयर का खर्चा है मेरा 400 रुपए, और फेयर से मेरा इनकम हुआ है नेट प्रोसीड, फेयर कंट्रीब्यूशन टू फेयर 100, ठीक है। तो मेरा एक्सपेंस ही ज्यादा हुआ है, तो हम 300 रुपीज इधर दिखा सकते हैं फेयर का, ठीक है। चाहो तो वैसे करो या दोनों साइड लिख के करो, एक ही बात है। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 280, इस पे एडजस्टमेंट होगा। क्या एडजस्टमेंट होगा हम दिखा देते हैं। प्रिंटिंग एंड ऑफिस, इसमें एडजस्टमेंट था, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर इनर कॉलम में लिख देते हैं 280। इस पे एडजस्टमेंट था तो 280 ऐसे लिख दिया। रिपेयर टू इक्विपमेंट, ये 500 डायरेक्टली पुट हो जाएगा। नहीं, रिपेयर में भी था, टू रिपेयर टू इक्विपमेंट, ठीक है, इसमें भी एडजस्टमेंट था, तो इसको भी मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। फिर बोला है ऑनरेरियम, इसमें भी एडजस्टमेंट था। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2021। अच्छा, ये क्या बोल रहा है देखो, 22 में हम लोगों ने 21 का ऑनरेरियम रिसिप्ट किया, तो इससे दो मतलब निकल के आता है। एक तो ये मेरा 22 का खर्चा नहीं है, क्योंकि ये 21 का खर्चा था जो हम लोगों ने 22 में पे किया, और दूसरा बात है कि ये इसका मतलब 21 में बाकी था, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो नहीं आएगा ऑनरेरियम का खर्चा, क्योंकि ये 21 का है। लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में मुझे दिखाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम बोल के, आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम बोल के ये वाला अमाउंट जो हम लोगों ने 22 में पे किया, ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरा है यहाँ पर डिपॉजिट अकाउंट 3090, तो ये हमारे क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए, जो कि मैंने लिख रखा है, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए, जो कि मैंने शायद लिख रखा है 3090, ठीक है। और करेंट अकाउंट 150, वो तो एडजस्ट होगा, ये देखो मैंने वर्किंग नोट में यहाँ पर लिख रखा है। और कैश इन हैंड 250, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कैश इन हैंड 250। बाकी आगे का पढ़ते हैं, नीचे यहाँ पर वो जो भी है बाकी तो कर लिया हम लोगों ने। सब्सक्रिप्शन ड्यू 150 और 100, तो 1 अप्रैल वाला मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 150, और क्लोजिंग वाले में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 100, ठीक है। अब ये दोनों हम लोग वर्किंग नोट में भी पुट करते हैं आंसर निकालने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है, और बाई बैलेंस सीडी। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा यहाँ पर 150 और 100, 150 और 100 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। फिर अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग का 100 रुपए और 80 रुपए, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग, तो ये तो मेरा लाइबिलिटी है क्योंकि प्रिंटिंग मेरा खर्चा था। तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, ठीक है। अब कितना कितना अमाउंट आएगा, 100 और 80, तो ओपनिंग में 100 और क्लोजिंग में 80 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग चाहे तो एडजस्टमेंट यहाँ पर भी एडलेस करके दिखा सकते हैं। ये 280 था, अब देखो मेरा ये खर्चा प्रीवियस ईयर का जो बाकी है 100, तो वो मेरा इस साल के अकाउंट में नहीं आएगा। और जो मेरा करंट ईयर, जैसे हम लोगों ने पहले और बहुत सारा क्वेश्चन किया था, और जो मेरा करंट ईयर का बाकी है तो वो तो मुझे दिखाना पड़ेगा। ये मैंने रिसिप्ट पेमेंट से लिया कि मैंने 280 पे किया है, लेकिन 280 जो पे किया है ये एज्यूम्ड है कि प्रीवियस ईयर का खर्चा पे कर दिया होगा, तो ये 100 इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन 100 का खर्चा हम लोग इस साल के इसमें दिखा नहीं सकते, तो 100 लेस हो जाएगा, और 80 जो इस बार का बाकी है वो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये मेरा 260 आ जाएगा। तो इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हो, या फिर ऐसे एडलेस करके भी दिखा सकते हैं। फिर हो गया है चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। अब इस पे आ जाते हैं, जो मेन इस क्वेश्चन का रीजन है मेरा बाकी रखने का। तो मैंने अगर बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्ट किया है, तो मुझे थिंकिंग कैसा रखना चाहिए, कैश बुक के अकॉर्डिंग रखना चाहिए कि कैश बुक में क्या हो रहा है, तब जाके यहाँ लिखेंगे तो मेरा आंसर सही आ जाएगा। इसी प्रोसेस में मैंने सिखाया है तुम लोगों को। अब बोल रहे चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर, मैंने अगर चेक पेमेंट चेक रिपेयर जिससे करवाया उसको चेक में पेमेंट किया, बट उसने अभी तक चेक जो है मेरे बैंक अकाउंट में डिपोजिट, अपने अकाउंट में डिपोजिट नहीं किया, इसलिए मेरे अकाउंट से पैसा नहीं कटा है, ठीक है। तो मैंने मेरे कैश बुक में क्या एडजस्टमेंट हुआ होगा, जब हम चेक ड्रॉ करके मैंने रिपेयर वाले को दे दिया कि भाई ये पैसा तुम्हारा रहा, चेक में ले लो, तो मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला एंट्री कर दो, तो मेरे अकाउंटेंट ने ये खर्चा दिखा दिया, तो कैश बुक में ये क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा। तो मुझे भी यहाँ पर क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए।
तो चेक अनप्रेजेंटेड, ये मेरा यहाँ पर माइनस हो जाएगा पासबुक में, कितना कितना 300 और 260, तो जो जो ईयर का बैलेंस है उससे हम कर रहे हैं 300 और 260, और कोई ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पर। जो बोला है इंटरेस्ट नॉट एंटर्ड येट इन पासबुक, इसको इसका मतलब है कि पासबुक में एंट्री नहीं, वो बताते हैं जब आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करने से कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा, और ये मेरा नेगेटिव में 110 आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये आ गया मेरा एज पर कैश बुक, ठीक है, ये एज पर कैश बुक आ गया। तो एक ओवरड्राफ्ट आया है और एक मेरा पॉजिटिव बैलेंस आया है, ठीक है। तो 221 का मेरा पॉजिटिव बैलेंस आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक बैलेंस, ये मेरा क्या है, कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरा बैंक बैलेंस में, बैंक में बैलेंस है इतना, मतलब ये करेंट अकाउंट का बैलेंस है बेसिकली, ठीक है। और 22 में मेरा ओवरड्राफ्ट आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओवरड्राफ्ट 110, ठीक है, ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है, तो मैंने वो लिख दिया। अब हर एक एडजस्टमेंट दो बार होता है। अब देखो चेक अगर मेरा अनप्रेजेंटेड है तो मैंने जरूर चेक पे कर दिया होगा, लेकिन मेरे अकाउंट से अभी तक पैसा नहीं कटा है, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी फॉर्म में ही पड़ा हुआ है, ठीक है, वो मेरे लिए लाइबिलिटी फॉर्म में ही पड़ा हुआ है। तो ये रिपेयर का क्या एडजस्टमेंट होना चाहिए, रिपेयर टू इक्विपमेंट का। तो देखो मैंने पेमेंट किया 300 और 260, बट ये पैसा नहीं कटा है, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी रह गया है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी के तरह, क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसा नहीं कटा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 260 मुझे ऐड कर देना पड़ेगा खर्चे में, क्योंकि ये मेरा करंट ईयर का है, और 300 मुझे लेस कर देना पड़ेगा, जैसे आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट होता है। तो 500 प्लस 260 माइनस 300, तो ये मेरा आ जाएगा 460 रुपीज, जैसे हम लोगों ने प्रिंटिंग वाला किया, आउटस्टैंडिंग होने पे जैसे होता है सेम वैसे ही मैंने करके दिखा दिया। तो इसको दो बार एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि ये पैसा कटा नहीं है, तो इसको आउटस्टैंडिंग की तरह भी ट्रीट करना है। मशीन का वैल्यू 800 और 1750 है, तो मैंने यहाँ पर एक मशीन का बना रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 800 और यहाँ पर हो जाएगा 750, क्लोजिंग बैलेंस 1750, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, पासबुक में अभी तक इंटरेस्ट का अमाउंट एंट्री नहीं किया गया है, मतलब बैंक वालों ने नहीं एंट्री किया है। तो अगर बैंक वालों ने नहीं किया है तो कैश बुक में भी नहीं हुआ होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा। जब बैंक मुझे इन्फॉर्म करेगा कि भाई इतना अकाउंट आपके, इतना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तब ना हम लोग करेंगे, बट हमें यहाँ इंफॉर्मेशन दिया है कि हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये 20 रुपीज का इंटरेस्ट मुझे पता है, देखो मैंने अगर किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो मुझे तो पता होगा ना कि मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता है हर बार, बट अभी तक बैंक अकाउंट के पासबुक में अपडेट नहीं किया, बट मुझे पता है कि मुझे 20 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पर 20, तो ये कितना हो गया 50, और ये मेरा एक्रूड इनकम बोल के मुझे दिखा देना पड़ेगा मेरे क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में, क्योंकि ये यहाँ पर देखो ईयर, देखो ईयर देखने से समझ जाओगे ये 22 का है, तो एक्रूड इंटरेस्ट 20, ठीक है, ये दो जगह पे एडजस्ट हो गए। अच्छा, फिर बोनस टू ग्राउंडमैन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बोनस 300, तो आउटस्टैंडिंग बोनस लाइबिलिटी होता है, तो यहाँ लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, और इनकम एक्सपेंडिचर में बोनस के साथ ऐड हो जाएगा, अगर मेरे पास जगह है तो वहां लिख देंगे। ग्राउंडमैन के फी के साथ ही हम लोग ऐड कर सकते थे, चलो जगह नहीं है तो हम यहाँ पर टू आउटस्टैंडिंग बोनस बोल के लिख देते, तो भी चलेगा, या फिर ग्राउंडमैन के फी के साथ भी ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया 300। और लास्ट एक एडजस्टमेंट था कि ऑनरेरियम इस बार से 200 रुपए ज्यादा देना है, लेकिन ऑनरेरियम का हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन था कि प्रीवियस ईयर का ऑनरेरियम इस साल पे किया जो कि 400 रुपए का था, तो अभी ऑनरेरियम कितना देना पड़ेगा 600 रुपीज, क्योंकि 200 रुपए से ऑनरेरियम का खर्चा बढ़ा है, बट वो 600 का पेमेंट कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो पूरा आउटस्टैंडिंग है। तो ये पूरा आउटस्टैंडिंग खर्चा हम लोग इस बार का दिखाएंगे, टू ऑनरेरियम बोल के 400 प्लस 200, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 600, और ये 600 क्योंकि पूरा आउटस्टैंडिंग है, कहीं नहीं दिख रहा है हमारे पेमेंट साइड में, तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम 600, आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम 600, ठीक है। अच्छा, कैश इन हैंड ये सब मैंने दिखा दिया है, ठीक है। चलो, तो
कंप्लीट हो गया है। अब हमें एक एक करके चीजों को क्लोज करना है। सबसे पहले वर्किंग नोट को क्लोज करेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करो तो दिखेगा कैपिटल फंड में कितना अमाउंट है। तो देखते कितना हो रहा है। देखो कितना हो रहा है। 2780 माइनस 500, 2380। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। कैपिटल फंड 2380। अब यहाँ पर सरप्लस या जो भी है वो आना चाहिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला वर्किंग नोट 2 का इम्पैक्ट आ चुका है। वर्किंग नोट 3 ये वाला सब्सक्रिप्शन का, तो सब्सक्रिप्शन ड्यू 150 100 ये सब लिख लिया है, ये भी लिख लिया है। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कितना आएगा वो चेक करना पड़ेगा, जो कि मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में आना चाहिए। कितना आएगा टू इनकम एक्सपेंडिचर? 2700 माइनस 150 कितना है? बोलो कत আসছে? मैम 2550 আসছে। 2550। तो ये लिखेंगे, ये लिखा नहीं होगा। वर्किंग नोट नंबर 3 बोल के लिखना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 3 2550। वर्किंग नोट नंबर 4 मशीन एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो मशीन एंड इक्विपमेंट का क्या निकलेगा? डिप्रिसिएशन निकलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे पास 800 का मशीन था, 1500 का और खरीद लिया, तो टोटल मशीन कितना होना चाहिए? 2300। 2300। और उसमें से बेच दिया है, और अभी हमारे पास 1750 पड़ा हुआ है, तो डिप्रिसिएशन कितना आएगा? माइनस करने से पता चलेगा। 2300 माइनस 80 470 माइनस है कत আসছে? मैम 470। 470। तो ये हो गया बाई डेप्रिसिएशन 470। तो डेप्रिसिएशन 470 हम लोग को लिखना पड़ेगा। अच्छा, इस मशीन को बेच के प्रॉफिट या लॉस हमें कुछ रिकॉर्ड नहीं करना पड़ा। इसका रीजन ये है कि ये बताया नहीं कि जो मशीन बिका है उसका कॉस्ट कितना है। तो हम लोग ये मान लेंगे कि 80 मशीन था, 80 में ही बिका है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस केस में सिर्फ डेप्रिसिएशन हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 470। तो मेरे हिसाब से सारे वर्किंग नोट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज कर देना चाहिए। तो देखो इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करके कितना आ रहा है। हम इनकम साइड कर रहे हैं। 2550 प्लस 50 प्लस 3780। फोर्टी आ रहा है। 40 आ गया सरप्लस। अब इसको उधर ऐड करेंगे। टू फोर टू जीरो प्लस 600 प्लस 300 प्लस 1000 प्लस 190 4510।
और उधर कितना आ रहा है? अच्छा इधर मशीन नहीं लिखा मैंने, मूविंग मशीन। वो ये जो बैलेंस था ना, ये 175 से मशीन कितना हो रहा है इधर देख। मैम 5202। 5,000 होगा, मिल लो ना तो। কত আসছে? 5,000। ঠিক আছে, 5,000 কতই আসার কথা, 5,000। 5210 আসছে অ্যাসেটস দিকটা। হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, তাহলে লাইবিলিটিতে কি কিছু ভুল হয়েছে চেক করো কত, হয়তো আমার যোগ করা ভুল হয়েছে, সেটা হতে পারে। सरप्लस ऐड करने से, अच्छा ये 2380 नहीं होगा, ये ज्यादा होगा बोल रहा है। यहाँ पर ये चीज गलत हुआ है। ठीक है हम एक बार देख लेते क्या गलत हो गया है। कैश जो है डिपॉजिट आ रहा है यहाँ पर 150 300। अच्छा यहाँ मशीन नहीं लिखा, वो देखो दोनों जगह पे सेम प्रॉब्लम हो गया, ये देखो ये मशीन 800 नहीं लिखा ना, इस वजह से यहाँ 800 और ऐड होगा, इसी वजह से गलत आया। मशीन 800 ये लिखना भूल गए, तो 800 2780 में ऐड करो। 3580 -500, 3080। हाँ अब सही आया है, 3080। अब 3080 में 40 सरप्लस ऐड होगा। $3120 प्लस 900 प्लस 1190 5210। ठीक है, वो मशीन नहीं लिखा था इस वजह से कम आ गया, मशीन लिखने से ही सही हो। बस इसमें वो बीआरएस वाला जो पॉइंट है और उसको कैसे सोचना है हमें कि चेक अनप्रेजेंटेड है तो उसे आउटस्टैंडिंग की तरह सोचना है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी क्वेश्चन में वैसा कुछ नहीं है, जैसा हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसा ही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेशल पार्ट इसमें नहीं था। ठीक है, तो हम लोग का देखो ये जो एनपीओ है ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और करेंगे, और आज इवनिंग में हम जो है वो क्या बोलते हैं उसे, लॉजिकल रीजनिंग का एक एक्स्ट्रा क्लास देंगे। ठीक है, तो हम मैसेज कर देंगे कि कब से होगा, वही 4:30 4 के अंदर। ठीक है, फिर आज इतना ही करते थैंक यू मैम। हैं। ठीक है, bye। हाँ।